नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी है और मैं clinicalguruji.com का एक हिस्सा हूँ। इस वेबसाइट पे हम आयुष डॉक्टरों के लिए, मेडिकल डॉक्टरों के लिए और नर्सिंग स्टाफ के लिए बहुत सारे कोर्सेज प्रेजेंट करते हैं, हिंदी में या सामान्य अंग्रेजी में, ऐसे जो कि कठिन मेडिकल कंसेप्ट को आसान भाषा में समझा सकें। तो इसी संदर्भ में एक हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है जिसका कि नाम है जीपी के फंडे, जिसे हम कॉमनली कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली जनरल फार्मेकोलॉजी का कोर्स है। यानी कि इसमें फार्मेकोलॉजी को हम सिम्टोमेटिकली पढ़ाएंगे। सिम्टोमेटिकली मतलब कि एक लक्षण पकड़ेंगे, उसके कॉजेज ढूंढेंगे, हर एक कॉज के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए वो करेंगे। तो कोर्स का नाम है जनरल फार्मेकोलॉजी कोर्स या रिवीजन ऑफ फार्मेकोलॉजी कोर्स। ये कोर्स डॉक्टर बनाने का कोर्स नहीं है, पर यदि आप डॉक्टर हैं या बनने वाले हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं या करने की चाह रखते हैं, तो ये आपको सिम्टम वाइज फार्मेकोलॉजी सीखने के लिए बहुत अच्छा कोर्स रहेगा। तो इसी के संदर्भ में एक डेमो क्लास बनाई है हमने। सिम्टम लिया है हमने नॉशिया एंड वॉमिटिंग, उसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आगे। तो नॉशिया और वॉमिटिंग दो शब्द हैं जो बहुत कॉमनली जनरल प्रैक्टिस में या ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं। पहले थोड़ा सा शब्दों की विवेचना करते हैं, फिर ट्रीटमेंट पे चलेंगे। फर्क क्या है? नॉशिया मतलब होता है, नॉशिया का मतलब है एक अनकंफर्टेबल सा फीलिंग कि जैसे उल्टी आने वाली है, जिसको हम सामान्य भाषा में मतली आना कहते हैं या जी मिचलाना कहते हैं या उबकाई आना कहते हैं। हमारे यहाँ मालवा में लोग उबड़ के आना भी कहते हैं इसको। नॉजिया का मतलब है अनकंफर्टेबल फीलिंग कि जैसे वॉमिट होने वाली है। जरूरी नहीं है कि हमेशा अगर नॉसिया हुआ है तो वॉमिटिंग हो ही, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि केवल नॉशिया बना रहता है, वॉमिटिंग नहीं होती। स्पेशली जैसे कैंसर की कीमोथेरेपी किसी को चल रही हो तो उसे वॉमिट्स उतनी नहीं होती, पर एक नॉशिया कॉन्स्टेंटली बना रहता है। दूसरा शब्द है वॉमिटिंग, हम सबको पता है, पर वॉमिटिंग में एक जरूरी बात है कि इसमें फोर्सफुली एब्डोमिनल मसल का बहुत टाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है और फोर्सफुली सारा खाना, गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो माउथ से बाहर आता है। एक और तीसरा शब्द है इसमें जिसको हम कहते हैं रिफ्लक्स या रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन और वॉमिटिंग में एक फर्क है। रीगर्जिटेशन का मतलब होता है कि जो आपका ईसोफेगस का स्फिंक्टर है वो एक सेकंड को खुला और इनवॉलेंटरली आपका खाना ईसोफेगस तक आ गया, इवन माउथ तक आ गया। अपन कई बार कहते हैं ना बहुत खाली सब कुछ गले में आ रहा है, जो गले में आ रहा है वो रीगर्जिटेशन है। या कि जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा है, अपन उसको दूध पिलाते हैं, वो वॉमिट नहीं करता, धीरे से दूध साइड से निकाल देता है। वो जो दूध निकालना है वो रीगर्जिटेशन है, रिफ्लक्स है, वो वॉमिटिंग नहीं है। वॉमिटिंग में फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है, रिफ्लक्स या रिगर्जिटेशन बस एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट के साथ आपका गैस्ट्रिक, आपका जो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो लूज है, उससे बाहर आ जाता है। ऐसा ही इसी रिफ्लक्स को यदि बार बार होता है तो उससे रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस हो जाता है। चौथा शब्द है रेचिंग। रेचिंग का मतलब होता है कि जब आपकी मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपको बहुत सारा ऐसा लग रहा है जैसे आप वॉमिटिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आवाज आती है, निकलता कुछ नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज रेचिंग। कई बार जैसे कोई आपको जीआई इन्फेक्शन है, बहुत सारा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन चल रहा है और उसमें आपको वॉमिट्स हो गई, पेट पूरा खाली पड़ा है, पर फिर भी आप जाके बस वॉमिट जैसा कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड एज रेचिंग। कई बार पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को भी बहुत रेचिंग होती है, वो लोग नील बाय माउथ हैं 6 घंटे से 12 घंटे से, लेकिन कॉन्स्टेंटली वॉमिट जैसा कर रहे हैं। तो 4 शब्द हैं, नॉशिया, वॉमिटिंग, रीगर्जिटेशन और रेचिंग। वॉमिटिंग कॉमन सिम्टम्स में से है। वॉमिटिंग बहुत सिंपल कॉज से हो सकती है, बहुत खुशी की चीज से हो सकती है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हो, और बहुत बुरी हो सकती है, कैंसर इंड्यूस्ड हो सकती है, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड हो सकती है। अपन डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं क्या कारण है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट सोचते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, वॉमिटिंग का एक सेंटर होता है ब्रेन में। अपन सिंप्लीफाई करके समझ रहे हैं कि ब्रेन में एक वॉमिटिंग का सेंटर होता है जिसको 3 रास्तों से इनपुट मिलते हैं। एक इनपुट मिलता है उसको गैस्ट्रिक म्यूकोसा से, यानी आपकी जो स्टमक की वॉल है वहां से। एक इनपुट उसको मिलता है कान से, आपके वेस्टिबुलर एपरेटस से, और एक इनपुट उसको मिलता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, यानी कि आपके हायर ब्रेन से। तो कई बार देखा होगा कि कोई गंदी सी साइट देख के या कुछ बहुत सारा ब्लड देख के या कहीं कोई बहुत गंदी स्मेल से आपको वॉमिट जैसा लगने लग जाता है या इवन हो भी जाती है, तब वो स्टिमुलेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जा रहा है। अगर कुछ लोगों को झूला झूलने से या फिसल पट्टी पे फिसलने से या गाड़ी में बैठने से या इस तरह के घुमावदार रास्तों पे जाने से उससे वॉमिटिंग जैसा होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, वो सेंसेशन वेस्टिबुलर एपरेटस से कान से जाता है।
और तीसरा गैस्ट्रिक म्यूकोसा से, आपने ज़्यादा खा लिया, स्पाइसी खाना खा लिया, उससे जो वॉमिट हो रही है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा के इरिटेशन की है। जब ट्रीटमेंट करते हैं तब भी हम इनमें से ही एक रास्ते को बंद करते हैं और उससे वॉमिटिंग को ट्रीट करते हैं। तो वॉमिटिंग के कॉमन कॉजेज क्या क्या हैं, हमको आपको सबको पता है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक की वॉल का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन नहीं कह रहा, इन्फ्लेमेशन, सूज जाना, किसी भी कारण से हो सकता है। एल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है, रात को बहुत सारी पी ली, उसके साथ खूब सारा वो क्या कहते हैं ना, खार मंजन, स्पाइसी जो चीज़ें खाई, साथ में खूब सारा फैट खाया, गैस्ट्राइटिस हो गया। एल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस मोस्ट कॉमन कॉज है वॉमिटिंग के में। फिर और गैस्ट्राइटिस है, आपके स्पाइसी फूड खाने से हो सकता है। उसके बाद गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब कि गैस्ट्राइटिस और एंटेराइटिस, मतलब कोई इकोलाई इन्फेक्शन हो गया, डायरिया प्लस वॉमिटिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अगर कोई इन्फेक्शन है जिसमें फीवर है, उसमें भी अक्सर वॉमिटिंग होती है। फूड पॉइजनिंग एक कॉमन कॉज है वॉमिटिंग का। तो वॉमिटिंग के कॉमन कॉजेज हमने देख लिए। और कॉमन कॉजेज क्या हो सकते हैं, मोशन सिकनेस, जो मैंने बताया कि आप गाड़ी में जा रहे हैं या घुमावदार रास्ते पे जा रहे हैं या झूला झूल रहे हैं, उससे जो वॉमिटिंग हो रही है वो मोशन सिकनेस कहलाती है। फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, ये भी डोपामिन के कारण होती है, अपन गहराई में नहीं जाएंगे, पर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी डोपामिन से रिलेटेड है। फिर माइग्रेन में वॉमिटिंग होती है, किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ हो, उसमें भी वॉमिटिंग प्रेजेंट करती है। अपेंडिसाइटिस में कॉमन सिम्टम है और बिलियरी कोलिक में कॉमन सिम्टम है। तो जब भी कोई वॉमिटिंग लेके आया है तो हमें इनमें से सोचना है कि कोई कॉमन कॉज इसमें से तो नहीं लग रहा। कैसे डीडी बनाएंगे, कुछ कॉमन कॉजेस के बता देता हूं। अनकॉमनली मेनिंजाइटिस में भी होती है, उसकी भी हम बात करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, अगर व्यक्ति को लूज मोशंस हैं और साथ में वॉमिटिंग है तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के चांसेस हैं, हम एंटीबायोटिक और इन्फेक्शन कंट्रोल करने की तरफ जाएंगे। अगर अल्कोहल की हिस्ट्री है, एनसेड्स की हिस्ट्री है, एनसेड्स मतलब आपके कॉम्बिफ्लैम, ब्रूफेन, इस तरह की चीजें, या पेशेंट आपका स्टेरॉइड पे चल रहा है बहुत समय से, उसमें उसको वॉमिटिंग हो सकती है, उससे गैस्ट्राइटिस होता है। और स्पाइसी फूड, तो ये सब गैस्ट्राइटिस के साथ वाली वॉमिटिंग के कॉज हैं। लूज मोशंस हैं तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, इन चीजों में है तो गैस्ट्राइटिस है। दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा अलग होगा। फिर अगर फीवर के साथ वॉमिटिंग है तो एक बार उसके नेक रिजिडिटी देख लें और जो मेनिंजियल साइंस कहते हैं वो देख लें। कई बार वॉमिटिंग और फीवर मेनिंजाइटिस में होता है, स्पेशली छोटे बच्चों में। फिर यदि एमेनोरिया है और वॉमिटिंग है, बहुत क्लियर कॉजेज में से है प्रेगनेंसी। अगर पेन इन एब्डोमेन के साथ वॉमिटिंग है तो जीआई कॉजेज हो सकते हैं। अपर एब्डोमेन में पेन है और वॉमिटिंग है तो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड हो सकता है। लोअर एब्डोमेन में है तो अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड हो सकता है। इसके अलावा अगर वर्टाइगो या हेडेक के साथ है, अगर हेडेक के साथ वॉमिटिंग है, मेनिंजाइटिस की तरफ सोचें, या वेस्टिबुलर कॉजेज से भी होता है। वर्टाइगो के साथ है तो अगेन ईयर रिलेटेड कॉजेज हैं, उसमें हमें दूसरी चीजें देनी है। और अगर सीवियर डायबिटीज के साथ वॉमिटिंग हो रही है तो ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का भी साइन हो सकता है। ये एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो यदि आपने कोई वॉमिटिंग का पेशेंट आया, आपने उसकी शुगर करी और वो 400 आ रही है, तो एक यूरिन कीटोन करवा के देख लें। आप एक अगर बड़ा डायग्नोसिस बना पाए तो आप एक जान बचाएंगे सीधे। ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर कोई व्यक्ति वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट हुआ है तो उसे पैल्पेट करें और देखें कि कहीं उसको गार्डिंग और रिजिडिटी तो नहीं है। अगर रिजिडिटी है एब्डोमेन में और वॉमिटिंग है साथ में तो हो सकता है कि कोई पेरिटोनाइटिस हो, कोई अंदर बड़ा इन्फेक्शन हो, परफोरेशन हो गया हो, या कुछ बावेल रप्चर हो गई हो और पेरिटोनाइटिस हो। सर्जिकल एब्डोमेन मेडिकल इमरजेंसी है। यदि आपने डायग्नोस कर लिया तो आप फिर किसी की जान बचाएंगे, उसको सर्जन को रेफर करें और उसकी लाइफ बचाएं। ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं। हाँ, उसके पहले एक और चीज, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग सीएनएस के कॉजेज से होती है। सीएनएस के कॉज मतलब कोई सेरेब्रल टेंशन बढ़ गया, यदि टेंशन मतलब साइकोलॉजिकल टेंशन नहीं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया यदि, तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। दूसरे ब्लड स्टेन्ड वॉमिटिंग है, यानी यदि उल्टी के साथ खून आ रहा है तो उसे हिमेटिमेसिस कहते हैं। दो बातें, अगर ईसोफेगस में या अपर फेरिंग्स में छिलने के कारण है तो जरा जरा सा ब्लड आएगा, वो हिमेटिमेसिस नहीं है। पर अगर नीचे गैस्ट्रिक अल्सर है उसके कारण वॉमिटिंग है, या ईसोफेजियल वराइसिस के साथ वॉमिट है, तो उसमें बहुत सारा खून आएगा, दैट इज हिमेटिमेसिस। फिर एक और चीज होती है बिलियस वॉमिटिंग, यानी
कि वॉमिट में बाइल आ रहा है, अगेन वो लिवर या बिलियरी कॉजेज से हो सकती है, पोस्ट ऑप पेशेंट्स में होती है अक्सर। तो जनरल ट्रीटमेंट की बात करते हैं पहले। जो पुराने लोग कहा करते थे वो सब गलत नहीं है, वो ट्रीटमेंट भी काम करते हैं। आप वॉमिट में यदि किसी को इलायची देते हैं या अदरक या सौंठ देते हैं या क्रश्ड आइस देते हैं, उससे भी वॉमिट में रिलीफ होता है, तो इसको देने में कोई नुकसान नहीं है। मीनवाइल अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट समझते हैं। तो ट्रीटमेंट में जो सबसे पहली दवाइयां यूज होती हैं वो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं। प्रोकाइनेटिक का मतलब होता है कि जो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को बढ़ाती हैं, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाती है, यानी स्टमक को जल्दी खाली करती हैं। यदि आपका बहुत सारा खाना खा रखा है, आपके पेट में बहुत कुछ भरा हुआ है, यदि प्रोकाइनेटिक ड्रग दे दी जाए, वो सारा नीचे उतर जाए, तो जीवन आसान हो जाएगा। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग में सबसे कॉमन क्या है? ब्रांड नेम में कहें तो रेगलान या पेरिनॉर्म जिसको हम कहते हैं, कंटेंट उसका है मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड हम 10 mg का TDS यानी दिन में 3 बार दे सकते हैं, लेकिन मेटोक्लोप्रामाइड आजकल कम यूज की जाती है क्योंकि उसका एक साइड इफेक्ट होता है, स्पेशली प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट आपने किया मेटोक्लोप्रामाइड से, तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया या एक्स्ट्रा पिरामिडल जैसे सिम्टम्स। उसकी अपन बात आखिरी में करेंगे। कॉमन दवाई जो प्रोकाइनेटिक दी जाती है, जो देना चाहिए, वो है डोमस्टाल यानी कि डोमपेरिडोन। इसको हम 10 mg TDS तक चला सकते हैं। डोमस्टाल प्रोकाइनेटिक है, स्टमक को जल्दी खाली करती है, यानी पेट में बहुत कुछ भरा है तो उसे नीचे जाने में हेल्प करेगी, बट अगेन डायरिया और वॉमिटिंग साथ में है तो थोड़ा सा सोच के दें क्योंकि नुकसान कर सकती है। और आजकल मॉडर्न डे प्रोकाइनेटिक आ गए हैं जैसे सीजाप्राइड, मोजाप्राइड या इटोप्राइड, ये भी दिए जा सकते हैं एज अ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। बट प्रोकाइनेटिक्स आर फॉर जब गैस्ट्रिक म्यूकोसा का इरिटेशन है या स्टमक कंटेंट बहुत सारा है जिसको कि आपको नीचे पुश करना है। दूसरी जो दवाइयां यूज की जाती हैं वो है कॉमन दवाई जिसको कि हम कहते हैं ऑन्डेंसिट्रॉन या जोफर। ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, अपन फार्मेकोलॉजी में नहीं जाते। कई बार आपको मलेरिया का ट्रीटमेंट चल रहा है या आपको कोई एंटीबायोटिक चल रही है या कोई एंटीवायरल चल रही है या HCQS आप खा रहे हैं कोविड के लिए, इन सारी दवाइयों से ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है। जो कैंसर पेशेंट है उनको कीमोथेरेपी चल रही होती है, उससे उन्हें वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। इस सारी वॉमिटिंग में हम ऑन्डेंसिट्रॉन दे सकते हैं, यानी कि जोफर, जो कि 4 mg का हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। ये सारी हम पर ओरल की बात कर रहे हैं, इंजेक्टेबल की भी बात नहीं कर रहे। तो 4 mg का जोफर दिन में 3 बार दिया जा सकता है ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के लिए। इवन पोस्ट ऑप वॉमिटिंग में ये काम का है। इसी के आगे के वर्जन्स आ गए हैं ग्रेनिसेट्रॉन या पेलेनोसिट्रॉन, जो कि और लॉन्ग एक्टिंग है कि एक बार आपने पेलेनसिट्रॉन दे दिया तो वो 3 दिन तक भी 72 आवर्स तक भी उसका एक्शन रहता है। तो ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है, उसके लिए ऑन्डेंसिट्रॉन बेटर चॉइस है। प्रोकाइनेटिक ड्रग है जब आपको कोई एसिडिटी के साथ या गैस्ट्राइटिस के साथ में हो रहा है तो प्रोकाइनेटिक प्रिफर्ड रहेगा। तीसरी, अगर मोशन सिकनेस है बंदे को, यानी झूले पे बैठने में या गाड़ी में जाने में उसको उल्टी आती है, तब हम उसे प्रोमिथाजिन या एवोमिन या फिनार्गन नाम से जो आती है वो देंगे। एवोमिन और फिनार्गन कॉमन नेम्स है, कंटेंट है उसका प्रोमिथाजिन। प्रोमिथाजिन हमको देनी है 25 मिलीग्राम ट्रैवल के आधा घंटा पहले। याद रहे, ऐसा नहीं कि आप गाड़ी में बैठ गए उसके बाद खाई, तब किसी काम की नहीं है। निकलने के आधा घंटा पहले दे दें पर ओरली। यदि उसका इफेक्ट अच्छा आ जाता है तो आपको रास्ते में वॉमिट नहीं होगी। दूसरी बात कि अगर रास्ता लंबा है, 12-13 घंटे का रास्ता है, तो 6 घंटे बाद फिर रिपीट करनी है। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली से इंदौर आ रहे हैं और 12-13 घंटे का रास्ता है, तो एक निकलने के आधा घंटा पहले और एक फिर 6 घंटे का ट्रैवल होने के बाद। याद रखें, मोशन सिकनेस का ट्रीटमेंट एक बार उल्टी शुरू होने के बाद काम नहीं करेगा, और मोशन सिकनेस में आपकी जोफर या डोमस्टाल बिल्कुल काम नहीं करेगी। उसमें सिर्फ एक ही दवाई काम करेगी जो एंटी कोलिनर्जिक है, प्रोमिथाजिन, क्योंकि इसका रास्ता कान से है। ठीक, डाइसाइक्लोमिन भी एक दवा है जो पेट दर्द में भी दी जाती है, वो भी यूज की जा सकती है मोशन सिकनेस में, पर पहली चॉइस हमारी है एवोमिन या फिनार्गन यानी कि प्रोमिथाजिन। आगे चलते हैं। गैस्ट्राइटिस के साथ वॉमिटिंग है तो हमें गैस्ट्राइटिस को भी कवर करना पड़ेगा, वॉमिटिंग को भी कवर करना पड़ेगा। तो एक तो हम डोमस्टाल दे सकते हैं, एक एंटासिड जेल जिसे डाइजीन या जेलुसिल नाम से आता है वो कोई दे सकते हैं 10 ml का दिन में 3 बार, और पेंटोप्राजोल यानी कि पेंटोसिड दे सकते हैं उसे दिन में 2 बार पर ओरली। सब टैबलेट्स में दे रहे हैं। ठीक है, गैस्ट्राइटिस प्लस वॉमिटिंग में आपको वॉमिटिंग भी कंट्रोल करनी है और साथ में उसकी एसिडिटी यानी कि गैस्ट्राइटिस वाला हिस्सा भी कंट्रोल करना है। अगर माइग्रेन या चक्कर है उसके साथ वॉमिटिंग है तो क्या करेंगे? तब 2 चॉइसेस है हमारे पास।
एक तो बड़ी अच्छी दवा आती है चक्कर की सिनारिजीन, जो कि एंटी H1 है, स्टूजेरॉन नाम से मिलती है। ये हम दे सकते हैं 25 mg की दिन में 3 बार। नहीं तो एक कॉमन दवाई मिलती है स्टेमेटिल, जिसका कंटेंट है प्रोक्लोरपेराजीन, ये हम दे सकते हैं 5 mg दिन में 3 बार। चक्कर के लिए हम साथ में कभी कभी बीटा हिस्टीन देते हैं, जो वर्टिन नाम से आती है, 8 mg की TDS। पर उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बीटा हिस्टीन यानी कि वर्टिन उनको नहीं देनी है जिनको कि अस्थमा है या एलर्जीज है, उसमें वो रिस्की हो सकती है। तो माइग्रेन या चक्कर के साथ वॉमिटिंग है तो स्टेमेटिल अच्छा ऑप्शन है, या स्टूजेरॉन दे सकते हैं। माइग्रेन के साथ की वॉमिटिंग में स्टेमेटिल, चक्कर के साथ वॉमिटिंग में स्टूजेरॉन बेटर आइडिया है। यदि बार बार आते हैं ऐसा कुछ है तो वर्टिन भी दी जा सकती है, बट वर्टिन में अस्थमैटिक का ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी प्लस वॉमिटिंग, कभी कभी बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, उसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, उसकी तरफ ना जाएं। पर कॉमनली प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग होती है, उसका ट्रीटमेंट इजीली सबसे अच्छा तरीका है कि विटामिन B6 आता है, पायरिडॉक्सिन, उसकी गोली दे दें। 30 mg तक दे सकते हैं हम, 6 से लेकर 30 तक। ज़्यादा भी चला जाए तो कोई नुकसान नहीं है। प्रेगनेंसी में विटामिन बी देने में कोई तकलीफ नहीं है। ओवरडोज भी हो जाए तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो यूरिन में निकल जाएगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग पायरिडॉक्सिन सबसे अच्छा तरीका है। अगर हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम में मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, ऐसा कि बंदा न्यूट्रिशनली कॉम्प्रोमाइज हो गया है, कुछ खा पी नहीं पा रहा है और कचेक्सिक हो रहा है, ऐसे में हम उसको ऑन्डेंसिट्रॉन दे सकते हैं। पर प्रेफर करें कि खाली पायरिडॉक्सिन से हमारा काम हो जाए। एक और तीसरी दवा इसमें दी जाती है जिसको हम डॉक्सीनेट नाम से जानते हैं ब्रांड नेम में, या इसका कंटेंट है डॉक्साइलामीन, पर प्रेफर करें कि इसको अवॉइड किया जाए। हो सके तो हमारा काम पायरिडॉक्सिन और ऑन्डेंसिट्रॉन से चल जाए, और ऑन्डेंसिट्रॉन भी जब बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग हो तब, प्रेफरेबली पायरिडॉक्सिन। अगेन प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग डोपामिन इंड्यूस्ड है, पायरिडॉक्सिन देंगे, एंटी डोपामिनिक टाइप का काम करेगा और ठीक करेगा। एक और बात, आईसीयू में अगर आपका कोई पेशेंट है और उसको वॉमिटिंग हो रही है कई बार हाइपोटेंशन के साथ, वो भी होती है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से, ऐसे पेशेंट को आपने डोपामिन लगाया तो उसको वॉमिटिंग बढ़ जाएगी। तो डोपामिन से जो वॉमिटिंग होती है वो आईसीयू के पेशेंट में डोपामिन का इन्फ्यूजन लगाने से भी होती है, उसका भी वही ध्यान रख सकते हैं। उसको हम ऑन्डेंसिट्रॉन या फिर डोपामिन को रोकने वाली चीजें जैसे कि डोमपेरिडोन दे सकते हैं। फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें वॉमिटिंग से रिलेटेड, कि सबसे कॉमन कॉज वॉमिटिंग का इन्फेक्शन है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस या गैस्ट्राइटिस हो सकता है। दूसरी बात, अगर पेशेंट अदरवाइज हेल्दी है और उसको वॉमिट्स हो रही है तो मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शन है। दूसरी बात कि अगर नौशिया बहुत ज्यादा है और वॉमिटिंग कम है तो उसका कॉज सिस्टमिक है, लेकिन वॉमिटिंग बहुत ज्यादा है और नौशिया उतना नहीं है तो उसका कॉज जीआई है। जीआई कॉज मतलब गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। सिस्टमिक कॉज मतलब किसी ड्रग से इंड्यूस्ड है या कुछ और चीज है। नौशिया ज्यादा है, वॉमिटिंग कम, सिस्टमिक कॉज खोजो, नॉन जीआई। अगर वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है तो कॉज उसका जीआई में है। फिर अगर पेशेंट को वॉमिटिंग के साथ बहुत सीवियर हेडेक है तो टेंशन पालो, चिंता करो, देखो कि कहीं नेक रिजिडिटी तो नहीं है, कर्निक साइन तो नहीं है, उसको मेनिंजाइटिस तो नहीं है। दूसरा, अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है और पर्सपिरेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो ये भी देखने जाओ कि कहीं उसको कार्डियक तो नहीं है, एमआई तो नहीं हो रहा। आखिरी बात कि जब भी कोई वॉमिटिंग का पेशेंट है उसको लिटा के पैर मोड़ के एक बार एब्डोमेन पाल्पेट करके देख लो। अगर एब्डोमेन में उसके रिजिडिटी है, गार्डिंग है, तो हो सकता है पेरिटोनाइटिस हो। तो ये वॉमिटिंग के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। और जो भी वॉमिटिंग का पेशेंट आया है, स्पेशली ज्यादा वॉमिटिंग का यंग पेशेंट है, नॉन डायबिटिक है, शुगर चेक करो, अगर शुगर 300-400 जा रही है तो हो सकता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में जा रहा हो। आखिरी बात, रेगलान से हम हमेशा डरते हैं, रेगलान मतलब मेटोक्लोप्रामाइड, हम डरते हैं कि उससे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे स्पेशली यदि आपने बच्चों में रेगलान दे दिया, इंजेक्शन लगा दिया, तो उससे कई बार क्या होता है कि उसको सिम्टम्स आते हैं, टार्डिव डिस्काइनेसिया कहते हैं उसको। अगर किसी को 2-3 महीने तक आपने रेगलान दिया तो हो सकता है। बच्चों में कभी नहीं देना, दूध पिलाती माँ को कभी नहीं देना, क्योंकि उसमें भी उसके दूध से सिक्रीट हो गया, बच्चे में हो गया, तो बच्चा क्या करेगा, गर्दन अकड़ जाएगी, जीभ बाहर आ जाएगी, हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे और घर वाले आपको मारेंगे। इसलिए
बच्चों में रेगलान नहीं देना। अगर फिर भी ये हो ही रहा है तो आपको उसमें आईवी फिनार्गन देना है स्लोली। अगर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ गए हैं तो फिनार्गन अपने आप में भी उल्टी की दवा है, एंटीमिटिक है, पर अगर किसी को एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ रहे हैं रेगलान के कारण तो उसे आईवी फिनार्गन स्लोली देना है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट अगेन रेगलान की जगह प्रेफर करें कि डोमस्टाल से काम हो जाए। डोमस्टाल उतनी इफेक्टिव नहीं है